कलयुग है, सब परेशान हैं, सबको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हो रही है। 3 साढ़े 7 ही इंसान भोगता है पूरे 100 वर्षों में। क्या सबके लिए साढ़े साथी का वो फेज़ आएगा? अगर बहुत छोटे बचपन में आ गई तो उसका भोग माँ-बाप लेते हैं। डिवोर्सेस हो जाते हैं लोगों के। प्लूटो का हम हिंदी रूपांतर जब हम बोलते हैं नाम होता है यम, और यमराज कौन है? शनिदेव के भाई हैं। दोनों मिलके जो तहस-नहस करते हैं तो वो समय आ जाता है ट्रांसफॉर्मेशन का। इस राशि में आने के बाद से शनि एकदम मतलब जीवन में उथल-पुथल मचा देंगे। जो इंसान ना परेशान रहता है तो वो केतु कराता है। तो अगर किसी को उपाय करना है जेनरिक, तो वो क्या हो सकता है? सबसे बड़ा तो उपाय होता है माता की सेवा करें। ओम प्राम प्रेम प्रॉम सह शनिश्चराय नमः। मेष राशि वाले इस समय हैं, उनको कुछ ना कुछ परिवर्तन के योग दिखेंगे इस समय। क्या वाकई में 18 साल की महादशा होती है? राहु कभी डायरेक्ट आपको अटैक नहीं करेगा। जिसका राहु अच्छा है उसके ऊपर तो पैसे की भरमार होगी। नमस्कार, स्वागत है आपका ट्रेंडिंग पॉडकास्ट शो में। और आज हम बात करने वाले हैं 3 ऐसे ग्रहों के बारे में जिनके बारे में सुनते ही लोग परेशान हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता कि क्या करना है। हम बात करने वाले हैं राहु, केतु और शनि की। ये अगर आपकी कुंडली में थोड़ा सा भी अगर बदल जाए या इनकी दृष्टि थोड़ी सी टेढ़ी हो जाए आपके लिए तो तकलीफ़ें हो सकती हैं, लेकिन इसके उपाय भी होते हैं। कैसे बाहर निकल सकते हैं ये ज्योतिषाचार्य बता सकते हैं। और आज हमारे साथ एक खास मेहमान है। हमारे साथ देश के ही नहीं बल्कि विदेश के भी राजनीतिक के लोगों की ज्योतिष आचार्य और फिल्म पर्सनालिटी के लोगों की भी ज्योतिष आचार्य नंदिता पांडे हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने कई लोगों के बारे में एक्यूरेट प्रेडिक्शन दी हैं। और आज हम हमसे जानना चाहते हैं कि राहु, शनि, केतु ये 3 ऐसे ग्रह हैं जिनके बारे में सुनते ही लोग डर जाते हैं। अगर मुझे भी बताएं तो मैं भी शायद डर जाऊँ। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है थोड़ा, आई थिंक ये मीडिया गिमिक्स भी हैं। ये मैं बोलूँ कि ये आप लोग जैसे लोग भी नैरेटिव दे देते हैं इसका। और शनि जो होते हैं, मुझे तो लगता है कृपालु भी उतने ही होते हैं। चाहे राहु और केतु तो छाया ग्रह हैं और नोडल पॉइंट्स हैं, पर शनिदेव से अगर हम शुरुआत करें तो ऐसा नहीं है। देखिए उनकी अपनी हिस्ट्री रही। सूर्यदेव के पुत्र हैं तो सूर्यदेव से नाराज़गी क्यों है, उसके पीछे भी रीज़न है। भाई उनकी माता छाया थी और सुवर्णा उनकी जो वाइफ थी, तो वो उनको तेज नहीं उनका समझ में आ रहा था, तो उन्होंने अपनी छाया क्रिएट करी और अपना चले गई तप करने के लिए कि मैं जा रही हूँ, तब तक तुम करो। और उसके बाद छाया से शनिदेव उत्पन्न हुए। तो शनिदेव जब उत्पन्न हुए उसके बाद जब सूर्यदेव को समझ में आया, व्हेन ही केम टू दैट रियलाइजेशन कि ये तो मेरी असली पत्नी है नहीं, ये तो लाइक इट्स का प्रोटोटाइप है, तो वो बड़े नाराज़ हुए उस चीज़ से। तो वो थोड़ा सा उनका एक एंगर इशू हो गया छाया के साथ। ये देख के शनिदेव को बड़ा मतलब वो हुआ कि ऐसे कैसे लाइक मेरी माँ का इतना अपमान क्यों हो रहा है। तो वो उस चीज़ को अपनी माँ से बहुत प्यार करते थे और वो ये जो छुप छुप के देखते थे कि जब भी उनकी माँ का सूर्यदेव प्रताड़ना करते थे, तो वो एक एंगर जो पिता पुत्र में बोलते हैं कि डिफरेंसेस हो जाते हैं सूर्य और शनि में, वो इस वजह से होते हैं। उसी में ये है कि एक बार ऐसा हुआ तो गुस्से में आकर के उनके पाँव में बहुत ज़ोर से मारा, है ना, तो पाँव इतनी तेज़ी से मारा कि पाँव टूट गया। तो वो जो शनिदेव की एक आती है कि किंवदंतियाँ हैं कि लंगड़ा के चलते हैं या ये है, तो वो भी है ना। दृष्टि भी उनकी थोड़ा सा तिरछी होगी उसी वजह से। तो मारपीट की वजह से जब वो इतने भुगत भोगी हो गए तो उनके अंदर वो एक जो कहते हैं ना, आप अंदर अंदर दबा दबा के कोई चीज़ रखते हो तो वो वेंट आउट करने वाला। लेकिन साथ ही साथ उनको वरदान भी मिला कि आप जो है न्याय के देवता बनेंगे। तो जस्टिस जो होती है, जो सोशल जस्टिस, और शनि क्या होता है इसीलिए रिप्रेजेंट करते हैं मासेस को। तो मासेस मीन्स कि पब्लिक की, जनता की जो भलाई के लिए जो चीज़ होगी और आप उसमें कार्यरत है, तो शनिदेव की तो कृपा आप पे आनी ही आनी है। और अगर कृपा आ गई शनिदेव की तो आप ये जान लीजिए कि शनि जो है रंक से राजा बना देता है, और अगर बिगड़ गया तो राजा से रंक बनने में देरी नहीं लगती, है ना। तो ये है कि, और वो कैसे बैलेंस्ड होता है? बैलेंस्ड होता है कि आप अपनी महिलाओं की इज़्ज़त करें, बड़े बुज़ुर्गों की, स्पेशली मातृतुल्य जितनी महिलाएं हैं उनकी इज़्ज़त करें। आप सोशल वर्क करें, ह्यूमैनिटेरियन काम करें, न्याय संगत काम करें, कोई भी चीज़ का मैनिपुलेशन नहीं करें। और शनि होते हैं आपके पास्ट लाइफ कर्मस को भी खोद खोद के निकाल के लाने वाले।
तो होता क्या है अमूमन जब हम पैदा होते हैं, जी। जैसे मैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन भी करती हूँ और मैंने उसमें कई बार वो पैटर्न देखा है कि जो सोल जब पैदा होता है तो वो डिसाइड करके आता है कि इस लाइफ टाइम में मैंने ये कर्म अपने सुधारने हैं या डील करना है इस सर्टेन सेट ऑफ फैमिली के साथ, और ये मेरे कर्म हैं जो मैंने सुधारने हैं, और शनि इसमें मदद करता है। तो जब हम पैदा होते हैं उसके बाद हम सीजनड हो जाते हैं, हम भूल जाते हैं कि भाई क्या है क्या नहीं है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए। और फिर ये जो साढ़े साती या ढैया आती है, ये वो फेज़ आता है जब शनिदेव तब तक शांत बैठे रहते हैं कि भाई कर लो तुमको जितने मज़े करने हैं, मेरा भी वक्त आएगा तो बताऊंगा कि कहाँ भटक रहे हो, वापस आओ लाइन पे। तो वो खींच के लेके आते हैं वापस आपको आपके सोल पर्पस से। तो आपको शनिदेव से कभी डरना नहीं चाहिए। वो तो ही इज़ लाइक अ ब्यूटिफुल, जिसे बोलते हैं ना मेंटर, गुरु, कि वो आपको बता रहे हैं कि भाई इस सोल पर्पस से आप आए हो जीवन में, और ये तुमने कर्म करने थे, ये तुम भूल भाल के कुछ और कर्म कर रहे हो, तो वापस आओ। तभी बोलते हैं शनिदेव परिवर्तन भी कराते हैं। लेकिन ये सवाल इसलिए भी आया क्योंकि थोड़े दिन पहले आपने देखा होगा कि शनि राशि परिवर्तन कर रहे हैं जी, तो ये हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ये सब कहा जा ये रहा भी था। आप लोग का नैरेटिव है। शनि नहीं, राशि हमारा उद्देश्य डराना नहीं, लोगों के डर निकालना है। देखिए, शनि राशि परिवर्तन हर 2.5 साल में करते हैं। ऐसा तो है नहीं कि अभी शनि ने राशि परिवर्तन करा तो बिल्कुल ही ऐसा हो गया। हर 2.5 से पहले तो कुंभ राशि में थे, अपनी मूल त्रिकोण राशि में थे। तो शनि जब मूल त्रिकोण राशि में थे उस समय जब परिवर्तन हुआ तब भी मैंने ये बोला था कि इस वक्त में सबसे ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक डेवलपमेंट्स और स्पेस में से रिलेटेड, बिकॉज शनि क्या है ना, एक्वेरियस होता है, फ्यूचरिस्टिक प्लैनेट होता है, और वो जो बात करता है वो बात करता है भविष्य में क्या चीज़ें आपकी हो सकती हैं, जैसे एआई है, ये सारी चीज़ों का जो सबसे ज़्यादा प्रोग्रेशन हुआ है ये पिछले 2.5 साल में हुआ है। अगर आप देखें तो वो शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि में थे उस समय, और शनि जब मूल त्रिकोण राशि में था, उससे पहले शनि थे मकर राशि में, वो भी उनकी राशि, लेकिन वहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुई थी कि शनि ने प्लूटो के साथ कंजक्शन कर लिया था। तो प्लूटो शनि आप हिस्ट्री में भी लेकर के देखेंगे, जब भी साथ आते हैं तो प्लूटो का हम हिंदी रूपांतर जब हम बोलते हैं नाम होता है यम। अच्छा। है ना, तो यम का मतलब ही भैया यमराज है, और यमराज कौन है, शनिदेव के भाई हैं। दोनों मिलके जो तहस नहस करते हैं तो वो समय आ जाता है ट्रांसफॉर्मेशन का। ये उस समय की आप कोविड के टाइम के के टाइम बाद। की। अच्छा। तो मैंने जिस समय कोविड भी शुरू हुआ था उस समय भी मैंने ये बोला था जब शुरू हुआ था, और मुझे याद है कि मार्च में जिस समय मोदी जी करवाना चाह रहे थे, मतलब एक हम सबको कॉर्डन ऑफ कर रहे थे घर के अंदर, उससे पहले फर्स्ट वीक में मैं ऐसी चेक करी थी कि अगर किसी ने कोई वीडियो बनाया या कुछ है, किसी ने नहीं बनाया, आई थिंक अपरेंटली मेरा ही वीडियो सबसे पहला वीडियो था, और उसमें मैं शनि और प्लूटो की बात कर रही थी, और मैं तब भी बोल रही थी कि ये जाएगा 2023 तक का। और ये बहुत अजीब सी बात है कि बहुत सारे लोगों ने मुझसे उस समय ये बोला कि नहीं नहीं ये तो इस ग्रहण पे चला जाएगा, ये करेगा। मुझे याद है एक प्रोमिनेंट चैनल, न्यूज़पेपर एंड चैनल दोनों चलाते हैं, उन्होंने मुझसे बोला कि मैम ये सूर्य ग्रहण आ रहा है, वीडियो बना दीजिए और हमको दे दीजिए, हम चलाना चाह रहे हैं कि ये कोविड ख़त्म हो रहा है या नहीं हो रहा है। मैंने कहा देखिए मेरा थोड़ा ओपिनियन अलग है, मुझे नहीं लगता ये कीटाणु विटाणु के वजह से मरेंगे ये सब, क्योंकि अभी तो इस समय शनि जो है प्लूटो के साथ अपने भाई के साथ कंजक्शन में है, और जब भी होता है प्लूटो होता है ट्रांसफॉर्मेशन का कारक, मतलब आपको बिल्कुल एक दूसरी परिवर्तन की तरफ लेके आया था। जैसे उस ट्रांसफॉर्मेशन में क्या हुआ, हमको अपनी इन्वायरमेंटल कॉन्शियसनेस हमारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई, हमने जैसे जूम वगैरह से घर के अंदर रह करके काम करना सीख लिया, बहुत सारे परिवर्तन आए, जो कि शायद वो घर से काम करने लगे तो ट्रैफिक कम हुआ, तो पोल्यूशन कम हुआ, यू नो सो मैनी थिंग्स दैट हैपन ड्यूरिंग दैट टाइम। तो वो, और जैसे ही, और मैं बहुत क्लियर थी और मैंने कई बार ये टीवी चैनल्स में बोला कि 2023 जनवरी से जैसे ही प्लूटो और सैटर्न अलग होंगे कोविड खत्म होगा। आप देख लीजिए हिस्ट्री, कोविड उसके बाद खत्म हो गया। अब देखिए वायरस है, वायरस तो कभी पूर्ण रूप से मरता नहीं, लेकिन वो जो पैंडेमिक से हम एंडेमिक, और एंडेमिक से एक वो नॉर्मल उसमें हम आ गए, वो जनवरी 2023 के बाद हुआ। तो ये शनि का काम है। अब शनि उसके बाद आ गया अपनी मूल त्रिकोण राशि में, वो 2.5 साल वहाँ पे रहे। अब जिनको उसमें अपना भला करना था, बहुत सारे लोगों ने अपना भला भी किया, बहुत सारे लोगों का भला भी हुआ। आपकी कुंडली से भी यहाँ पे डायरेक्शंस आते हैं कि आपकी कुंडली में शनि अगर अच्छा है तो 7.5 में आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा देता है। और 7.5 को भी बहुत एक सुंदर वो है, डरना नहीं चाहिए, क्योंकि 7.5 के फेज़ होते हैं। जो सबसे पहली 7.5 आती है उसको हम ताम्रपत्र की 7.5 बोलते हैं, यानी कि उसमें कठिनाई ज़्यादा होती है, कठिन होता है। लेकिन अगर बहुत छोटे बचपन में आ गई तो उसका भोग माँ बाप लेते हैं, ठीक है। 12 साल से नीचे आ गई तो माँ बाप के ऊपर वो पड़ती है, क्योंकि बच्चे को जो कष्ट होगा वो माँ बाप को कष्ट होता है। जो सेकेंड फेज़ ऑफ 7.5 होती है, जो जनरली अमूमन हम जब यंग होते हैं, यूथ होते हैं, उस समय आती है।
उस समय थोड़ा कठिन होता है। वो होता है हमारा सोल पर्पस का करेक्शन, जब शनिदेव कराते हैं उसको हम Okay. रजत पथ की 7.5 कहते हैं। मतलब वो बेनिफिट भी देगा अगर आप कायदे से काम करेंगे, और वो आपका स्थान परिवर्तन करेगा, या आपको किसी प्रिय चीज़ के साथ जिसमें आप बहुत कंफर्टेबल थे उससे अलग हटा के बोलेगा कि बेटा अभी ये नहीं करना है, अभी तुमने जो जिस रास्ते के लिए आए थे तुम जीवन में वो करना वो तुम थोड़ा सॉर्ट आउट कर लो, उसके बाद ये सब तो चीज़ें होती रहेंगी। तो इसलिए इनिशियल एडजस्टमेंट हमेशा 7.5 में लोगों को बहुत लगता है। स्थान परिवर्तन हो जाएगा, करियर चेंज हो जाएगा, जगह चेंज हो जाएगी, घर में किसी परिवार में बहुत किसी प्रियजन के साथ जिनके साथ बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, हो सकता है उनसे सेपरेशन हो जाए या उनकी मृत्यु हो जाए, कुछ ऐसी इस तरह के भी इंडिकेशन होते हैं। डिवोर्सेस हो जाते हैं लोगों के, क्योंकि आप वो पैटर्न में आप उस चीज़ को बैलेंस नहीं कर पा रहे। और जो आखिरी पद जो होती है 7.5 की, अमूमन 3-7.5 इंसान भोगता है पूरे 100 वर्षों में। बहुत सारे लोग हैं जिनकी थर्ड फेज आने वाली, यू शुड बी हैप्पी एंड यू शुड वेट फॉर इट कि आ जाए तो शायद कुछ अच्छा और भला हो जाए। तो शनि ऐसा कराते हैं। लेकिन अगर आप बहुत एक तरह से कहते हैं ना, चतुर होकर के चीज़ों को मैनिपुलेट करेंगे, या किसी भी तरह की श्रूडनेस के साथ काम करेंगे, या सोचेंगे कि मैं ही सब कुछ कर सकता हूँ, तो शनिदेव जो है पूरा डिवाइन जस्टिस के कारक होते हैं। वो 7.5 में आपकी वाट लगा देते हैं बुरी तरह से, यानी है आप पे ना? कर्म आपको दंड देते हैं फिर आप पे कर्मों के हिसाब से इसी आपके जन्म कर्म, के या आपके पिछले? पास्ट लाइफ के कार्मिक वो भी लेकर के आते हैं, है ना? कई बार आपके अच्छा। पास्ट लाइफ के कर्म, क्योंकि हम जब एज अ सोल क्या होता है, हम हर प्लेन में, जैसे कहते हैं ना कि कोई बच्चे को देख के भी बोलते हैं ओल्ड सोल है, और किसी बड़े बुजुर्ग को भी देख के कहते हैं कि भैया ये तो बहुत ही यंग सोल है। मतलब उनको उतना ज्ञान ही नहीं है, आप कितना भी ज्ञान ले लो, लेकिन कोई बच्चा अगर वो मैच्योरिटी लेवल, उसमें गुरु कृपा होती है, उसमें सब कुछ होता है, यू कैन सी दैट डिफरेंस। तो वो बोलते हैं ओल्ड सोल। ओल्ड सोल का मतलब हुआ कि आपने उतनी लाइफ टाइम्स में अपने को उतना रिफाइन करते गए अपने आचरण से, अपनी विद्या से, नॉलेज से, डिवाइन विजडम से, कि जब आप पैदा हुए हैं तो आपके साथ वो मैच्योरिटी और वो सारी चीज़ें आ रही हैं आगे। अभी हम एक्वेरियन एज में हैं, और इस समय बहुत सारे लोग और बहुत सारे बच्चे जो पैदा हो रहे हैं, उन सब के अंदर वो एक्टिवेशन है। आप देखेंगे अभी इस समय आप जैसे लोगों के इंट्यूशन बहुत वर्क कर रहे हैं, लोगों को प्रिमोनिशंस बहुत होते हैं, लोगों को पहले ही पूर्वाभास हो जाता है चीज़ों का। ये सारी डिवाइन ब्लेसिंग्स हैं, क्योंकि हम वो आगे बढ़ रहे हैं उससे बहुत सुपर फास्ट। ये एस्ट्रोलॉजी एंड एस्ट्रोनॉमी का एक साथ पैरेलल चल करके साथ काम करने वाला समय है, जो शनि की वजह से बनता जा रहा है। शनि हुए मीन राशि में प्रवेश, है ना? अब मीन राशि क्या होती है? गुरु की राशि है। लेकिन शनि जब भी गुरु की, और मीन राशि पूरे राशि चक्रों में आखिरी राशि है, यानी कि एरीज से जब आप मेष राशि शुरू होते हैं, तो आप वो प्रोग्रेशन देखें तो मेष राशि वाले जातकों का जनरली थोड़ा सा बचपना और चंचलता ज़्यादा होती है। अप्रैल बॉर्न होते हैं जनरली, तो उनमें चंचल बहुत होते हैं। फिर वृषभ राशि में आते हैं तो थोड़ा स्टेबल होने शुरू हो जाते हैं, प्रैक्टिकल होने लगते हैं। फिर जेमिनाई में जाते हैं तो उनका द्विस्वभाव राशि होती है, तो उनके ना पर्सनालिटी डिफरेंट होते हैं। मतलब वो क्या बोल रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, वो अलग अलग वो रिफ्लेक्शंस उनके आते हैं, वो कम्युनिकेशन उन सारी चीज़ों को लेके। फिर कैंसर कर्क राशि आता है तो संयम, सेंटिमेंटल, घर का फोकस, ये वो। फिर लियो आ जाता है मित्रता, है ना, रॉयल्टी, बिल्कुल कि आप लियो वालों से आंख बंद करके दोस्ती कर सकते हैं, कभी आपको धोखा नहीं देंगे, है ना। फिर उसके बाद वर्गो वाले आते हैं, वो होते हैं सुपर प्रैक्टिकल और सुपर हेल्थ कॉन्शियस, है ना। किताबों को पढ़ेंगे, उनसे बात कर लो, मेडिसिन की पूरी आयुर्वेद से लेकर के जो भी होम्योपैथी, एलोपैथी, सारी डिस्कशन मार देंगे आपको, उनको पूरा ज्ञान उससे भरे रहते हैं वो। लिब्रा आ जाते हैं बैलेंसिंग वाले, है ना, कि बिल्कुल बैलेंस अच्छे से, चार्मर्स होते हैं लेकिन गलत नहीं करते, क्या सही क्या गलत। फिर आ जाते हैं स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि में। वृश्चिक राशि वालों के अंदर ऊपर वाले की कृपा होती है, यहाँ से आप इंटेंस बनने शुरू हो जाते हैं प्रोग्रेशन में, कि आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग हो जाती है। आपको मतलब बहुत सारे एस्ट्रोलॉजिस्ट भी वृश्चिक राशि के होते हैं, क्योंकि प्रिमॉनिशंस बहुत ज़्यादा होता है। भले ही चंद्रमा नीच का है, लेकिन आप कैसे बैलेंस कर रहे हैं उसको, अगर नहीं बैलेंस करेंगे तो आप बिच्छू की तरह हो जाएंगे, और बैलेंस कर लेंगे तो फिर आप तो कहाँ पहुँचेंगे, है ही नहीं। फिर आ जाती है धनु राशि। धनु राशि वाले थोड़ा ब्लंट होते हैं, फ्रीडम उनको अब चाहिए, अब सोल बढ़ते जा रहा है, उसको फ्रीडम चाहिए, है ना, लेकिन बेबाकी के साथ आगे बढ़ रहा है, उसको कोई बंधन नहीं चाहिए यहाँ पे। सेजिटेरियस में भी बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स आप देखेंगे धर्मगुरु सेजिटेरियस वाले होंगे। फिर आती है मकर राशि। मकर राशि होता है फोकस्ड, मतलब अब मैं इतने सोल में बढ़ गया, मेरे को जीवन में आगे बढ़ना है, ये मेरा फोकस है, ये मेरा लक्ष्य है, मुझे यहीं पहुंचना है। वो आगे बढ़ते रहेंगे, अपना करते रहेंगे। और उसके बाद आते हैं आपके कुंभ राशि वाले। कुंभ राशि वाले अभी क्या बात कर रहे हैं, 2 लाइन के बाद क्या बात करने लगेंगे, और तीसरी लाइन के बाद कौन से टॉपिक में आ जाएंगे आपको समझ में ही नहीं आएगा। इतनी फ्यूचरिस्टिक हो, तो वो इतनी लेवल पे जा करके सोच करके काम करने लगते हैं। सबसे ज़्यादा प्रोग्रामर्स, कोडर्स, आप AI वाले, ये वाले
वेरी सक्सेसफुल, जिनके ऊपर शनि की कृपा हो, शनि जिनका कुंभ राशि हो या उच्च का हो, ये सारे लोग जो होते हैं ये इन सब चीज़ों में बहुत अच्छा करते हैं। अच्छा। और अंत में आती है मीन राशि, और मैंने सारी राशि इसलिए बोली कि वो धीरे धीरे सोल प्रोग्रेस कर रहा है, वो धीरे धीरे प्रोग्रेस अपने हाँ जी। आगे बढ़ता अब है। मीन राशि में क्या है कि वो सबसे परिपक्व राशि हो जाती है, मैच्योरिटी है, उसके बाद वो एक बिल्कुल आत्म मतलब वो जत पिंडे तत् ब्रह्मांडे और ब्रह्मांड के साथ विलीन होने वाला समय, तो ये प्रोग्रेशन जाता है। शनि जब इस समय यहाँ पे आते हैं, अब शनि क्या है, यहाँ पे फिलोसफर भी होते हैं शनि, तो वो यहाँ पे आने के बाद सौम्य हो जाते हैं। यहाँ इतनी उद्दंडता जो शनि की होती है वो नहीं होती, क्योंकि वो शांत होने लगते हैं। अब उनको लगता है कि अब मैं गुरु के सानिध्य में आ गया हूँ, अब मेरा थोड़ा सा ठीक है, मैं उनकी कृपा के साथ, उनकी गाइडेंस के साथ वो जो कहेंगे वो करेंगे। अब इस समय में शनि को क्या बोला जाता है, जब मीन राशि में आते हैं तो शनि को कहा जाता है कोदंड शनि। अब कोदंड शनि का मतलब क्या हुआ कि वो जैसे आप लोग सन्यासी धार्मिक लोग जो होते हैं ना, एक डंडा लेके चलते हैं, हाँ। उसको दंड बोलते हैं, तो वही उसी तरह का दंड हो गया। अब शनि दंड के भी कारक हैं, अच्छा दंड या बुरा दंड, इसलिए। और वो इरेक्शन की तरफ आगे जा रहे हैं कि आपकी जैसे स्पाइनल कॉर्ड होती है, उसको मेरुदंड बोला जाता है ना, तो उसी तरह से ये कोदंड बोलते हैं। अब कोदंड में क्या है, अगर अब मीन राशि के शनि में ये 2.5 वर्ष अगर आप अध्यात्म की तरफ एक अच्छे इंसान बन के हैं, आप सोशल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, आप ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि शनि आपको बहुत मेहरबान रहेंगे। कैसा भी शनि आपकी कुंडली में हो, आपको शनि नुकसान नहीं करेगा। ये सबसे बड़ा उपाय इस समय मीन राशि वालों के लिए शनि का है ना, कि अच्छे बन के रहें, अच्छे इंसान बन के रहें, गरीबों की मदद करें, मजदूरों की मदद करें, अपने घर के सर्वेंट्स हैं उनका ख्याल रखें, है ना, जो भी निम्न वर्ग के लोग हैं जो कार्य कर रहे हैं उन सब का ध्यान रखें, अपने जूनियर्स का ध्यान रखें, शनि खुश हो जाएंगे। तो एक तरह से वो आपको धार्मिक महात्मा बना के, संबल बना के आपको धर्म के राह में आगे लेते जाएंगे, वहीं पे नहीं तो डंडा मार के नरकी की तरफ लेते ऐसा नहीं है जाएंगे। कि इस राशि में आने के बाद से शनि एकदम मतलब जीवन में उथल पुथल मचा देंगे। ऐसा नहीं, अमूमन वही मैंने बोला कि आपका करेक्शन कहाँ पे है वो डिपेंड करता है। अब मान लीजिए आपका शनि नीच का है आपके उसमें, या फिर शत्रु राशि में बैठा हुआ आपकी कुंडली में, तो इस समय, या फिर आपकी 7.5 चल रही है, अब जैसे सिंह राशि वाले या धनु राशि वालों की ढैया चल रही है, और मेष राशि वालों की 7.5 शुरू हो गई है, और कुंभ और मीन राशि वालों की चल रही है। तो कुंभ की तो उतर रही है, तो एक तरह से अच्छा है उनके लिए, क्योंकि इस समय जो पिछले 5 साल में आपने जो कर्म किए हैं कुंभ राशि वालों ने, उनको यहाँ पे फल मिलेगा उसका। मीन राशि के वालों की छाती में आ गई। अब छाती में आने से क्या होता है ना कि आपका दिमाग और दिल और सारा कुछ में बहुत रेस्टलेस, क्योंकि एक तो वैसे ही षडग्रह योग बन रहा था जिसमें शनि ट्रांजिट करा, बट ये टेम्परेरी है। मेष राशि वाले तो बहुत सारे होंगे, करोड़ों में होंगे, भारत में तो करोड़ों। जी जी, तो क्या सबके लिए 7.5 का वो फेज आएगा? आता है। और ये मेरा बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मुझे नवभारत टाइम्स में मैं लेख लिखती हूँ, कॉलम लिखती हूँ, ज्योतिष पे ही लिखती हूँ, न्यूमरोलॉजी, टैरो सब पे लिखती हूँ, और करीबन 20 साल हो गए, ये मेरा 20वां साल है उनके साथ लिखते हुए। आप बिलीव नहीं करेंगे, पिछले 20 साल में मेरे पास जो डेटा है, इट एक्चुअली सेज दैट 80% ऑफ पीपल जिनके ऊपर जो भी वो राशिफल लिखा जाता है वो उनके ऊपर सही बैठता है। तो अगर, और साइंस क्या कहती है कि 60% से ऊपर अगर कोई भी चीज़ सही बार बार हो रही है तो वो सत्य है, ये साइंस का मानना है। फिर वो उसको फैक्ट बना देते हैं। तो अगर 80 to 85% भी अगर कोई प्रिडिक्शन सही हो रहे हैं, जेनेरिक प्रिडिक्शन 12 राशि, मतलब 12 राशि में खंडों में आपने बांट दिया, इतने हज़ारों करोड़ों लोग उस 12 खंडों में आए, कुछ तो मूवमेंट फेज हो रहा है। तो जितने मेष राशि वाले इस समय हैं उनको कुछ ना कुछ परिवर्तन के योग दिखेंगे इस समय, जैसे ही ये शुरू होगा। लेकिन मेष राशि वालों के लिए सबसे अच्छा बेनिफिट है कि ये अभी राहु का जो ट्रांजिशन होगा, जो दूसरा ग्रह आप बात कर रहे थे, वो राहु बहुत सपोर्ट इनको करने वाला है, तो वहाँ से इनको लाभ की स्थितियाँ बनेंगी। तो होता है क्या, हम केवल एक ही चीज़ से नहीं देखते कि जैसे शनि अगर 7.5 हुई, साथ में और भी ग्रह गोचर, बिकॉज आई डू अ लॉट ऑफ मंडेन एस्ट्रोलॉजी। मैं घर में बैठ करके ना ये भी कैलकुलेट करती थी कि अपनी मदर से बोलती थी कि मम्मी अभी इस समय कोई मेहमान आएगा, इतने मेहमान आएंगे, ज्योतिष से कैलकुलेशन करो और आपके सामने आ जाता है। अच्छा, ऐसा हो सकता है? दैट एक्यूरेट। लाइक मैं तो घर वाले जानते हैं, बिकॉज माई मदर यूज्ड टू बी सरप्राइज कि मैं उनको बोलती थी नहीं आज इतने मेहमान आने वाले घर पे, इतने बजे से इतने बजे के बीच में आएंगे, और मोस्ट प्रॉब्ली 2 होंगे या 3 होंगे। तो वो मतलब वो तो तो यानी प्रेडिक्शन क्या रह सकता है कि जैसे आपकी राशि मेष है तो आपके लिए इतना समय कुछ बुरा हो सकता है या अच्छा? देखिए, एक तो जेनरिक हो गया कि मेष राशि, लेकिन मेष राशि के साथ आपके और भी तो ग्रह गोचर होंगे ना, और उसमें डिग्री देखनी होगी। आपके ग्रह, मान लीजिए आपका गुरु उच्च का है ना, या फिर आपका बाकी, मतलब शनि अगर मेष राशि भी है पर शनि अगर प्रबल है आपका, तो कितना इम्पैक्ट कर रहा है नहीं कर रहा है उस पर डिपेंड करता है।
और भी ग्रह जो हैं, आपका मंगल कैसा है, शुक्र कैसा है, बुध कैसा है, तो आपकी अपनी कुंडली की स्थिति कैसी है वो भी इम्पैक्ट डालती है, प्लस आपकी विंशोत्तरी दशा अंतर्दशा आप जिससे गुजर रहे हैं वो भी इम्पैक्ट डालती है, क्योंकि वो काफ़ी हद तक का प्रोटेक्ट करती है। तो कई मेष राशि वालों को तो बहुत ख़राब समय लग जाता है, कईयों का मीडियम होता है और कई लोगों का सेल थ्रू हो जाता है कि उतनी परेशानी नहीं रहती। अब जैसे ये मीन राशि वाले ही लोग हैं, उन्होंने इतना भयंकर डरा दिया सबको कि मीन राशि में ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मीन राशि वालों को ये हो जाएगा। पर आप देखिए मीन राशि में लग्न में शुक्र अभी मई तक का तो उच्च के बैठे हुए हैं। उच्च के शुक्र आपके लग्न में बैठे हैं तो आपको वैभव तो देंगे ही देंगे, कुछ ना कुछ कंफर्ट जोन तो लेके ही आएंगे, तो प्रोटेक्ट करेंगे। तो शुरुआत में तो अभी प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उसके बाद जैसे जैसे शुक्र आगे ट्रांजिट करते जाएंगे, मेष में भी बुरे नहीं होते, वृषभ में भी बुरे नहीं होते, तो वो उनको बैलेंसिंग उनके लिए लेके आ रहे हैं। मीन राशि वालों के लिए जो गोचर आपका गुरु का बनेगा, तो वो गुरु का गोचर आपके 7th हाउस में होगा, पूर्ण रूप से लग्न को देखेगा अभी मई से जब गुरु का गोचर हो जाएगा 1 साल के लिए। तो मीन राशि वालों को तो गुरु का इतना भयंकर सपोर्ट मिल रहा है, तो शनि की 7.5 का मिडिल फेज भी होगा, तो कुछ खट्टे कुछ मीठे अनुभव रहेंगे और मीठे भी बहुत अच्छे मीठे अनुभव रहेंगे। तो अगर किसी को उपाय करना है, जेनरिक है, कुंडली में देख के वैसे तो उपाय आप भी कहती हैं करना चाहिए, तो वो क्या हो सकते हैं? देखिए उपायों का एक तो ट्रेंड जो चल रहा है ना, मैं तो उस पर बिल्कुल बिलीव नहीं करती, क्योंकि वो ट्रेंड जो है वो पता नहीं किधर लेके जा रहा है और पागलपन वाला ट्रेंड हो रहा है कि ये कर दो वो कर दो। मतलब अगर आपने उपाय सुने, ऐसे रैंडम उपाय आ रहे हैं, और मैं दर्शकों से मेरी प्रार्थना है कि अपना आप खुद का विवेक यूज़ करें, अपना दिमाग यूज़ करें कि क्या लॉजिक इसके पीछे, क्या डेटाबेस इसके पीछे, जो हमारे शास्त्रों में लिखा है और जिसको इतने वर्षों से, हज़ारों सालों से जिनका प्रयोग किया जा रहा है, और जो चरितार्थ में है वो डेटा तो अलग ही डेटा है ना। अब कई लोग कॉन्वोलेक्सा, अब कॉन्वोलेक्सा बोल करके धन आ जाएगा आपके पास, मतलब इट इज सो फनी। अब आप ये सोचिए, ये एक तरह से त्राटक विद्या हो गई। अब क्या है, मैं आपको तो चैलेंज करिए, आप ये कॉन्वोलेक्सा छोड़ के शनि की 7.5 अगर आपकी है, आप अपनी माता का नाम लेके या जय माँ जय माँ जय माँ ही आप बोलना शुरू कर दीजिए, और उसी फोकस के साथ आपको धन चाहिए, आप उसकी बात कर लीजिए, आपको आ जाएगा। क्यों? क्योंकि त्राटक जब होता है तो हम अपने थर्ड आई को फोकस करते हैं उस पर्टिकुलर चीज़ के साथ। अब वहाँ पे आप कॉन्वोलेक्सा बोलें, आप अपनी, जैसे मेरी मदर इन लॉ का नाम गायत्री है या मेरी मदर का नाम निर्मला है, तो मैं उनका नाम बोले जाऊँ, मुझे मैनिफेस्टेशन हो जाएगा, क्योंकि मैंने वो फोकस कर दिया वहाँ पे और केंद्र कर दिया, और वहाँ पे एनर्जीज मैंने डालनी शुरू कर दी कि मुझे धन चाहिए, तो वो धन मेरे को आना शुरू हो जाएगा। और मैं माँ का नाम लूँगी तो माँ तो मतलब पूरा दुनिया चलाती हैं, ब्रह्मांड चलाती हैं, है ना। तो शनि के ऐसे कोई जेनरिक उपाय नहीं होते? नहीं, शनि के होते हैं उपाय, मैं ये नहीं कह रही हूँ शनि के उपाय नहीं होते, पर जो ये ऐसे फालतू वाले उपाय हैं, मेरा ये मानना है कि आप उन पे ना जाके जो शास्त्र युक्त उपाय हैं आप उनको करिए। सबसे बड़ा तो उपाय होता है माता की सेवा करिए, डिसिप्लिन में रहिए, न्यायप्रिय रहिए, तर्क संगत बिल्कुल, मतलब जो भी वो हो उनको करिए, कर्मठ रहिए, मेहनत करिए। ये जो बेसिक्स हैं शनि के, इनको करिए आप, शनि आपको हेल्प करेंगे। फिर शनि के जो कारक तत्व होते हैं, शनि के कारक तत्व क्या हो गए? सरसों का तेल, मीन राशि हो गई पाँव का इंडिकेशन, और शनि हो गया सरसों का तेल, आप इससे मसाज करिए, इससे आपको निवारण मिल जाएगा। सरसों के तेल का दिया जलाइए। पीपल का वृक्ष जो होता है, पीपल के वृक्ष में सभी देवी देवता वास करते हैं, सभी ग्रह वास करते हैं, जब वहाँ उसके नीचे आप दीपक जलाते हैं, कोशिश करिए मिट्टी का या आटे के बने का दीपक जलाएं, क्योंकि उसको चींटियाँ भी खा लेती हैं बाद में, या पशु पक्षी खा लेते हैं, तो वो आपका उसका भी एक निवारण हो जाता है कि ये किसी अच्छी चीज़ के लिए यूज़ हुआ है, तो जो भी ग्रहण करेगा तो वो आपको ब्लेस ही करेगा, है ना। जो सबसे एक और अच्छा उपाय होता है वो होता है छायादान करना। छायादान? जी, छायादान कैसे करेंगे आप? आपने एक छोटी सी लोहे की कढ़ाई या लोहे की कटोरी ली, उसको सरसों के तेल से भर लिया और उसमें अपना रिफ्लेक्शन देखा, आपने रिफ्लेक्शन देखा उसमें, और उसको काले कपड़े से अपने हाथ से ढक दिया। उसके बाद आप शनिदेव के मंदिर में गए, अगर शनिदेव के ऊपर उसको डाल सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो वहाँ पे एक आजकल एक वो रहता है, कंटेनर टाइप का कुछ रहता है, उसमें डाल देते हैं, या दिया होता है उसमें आप डालाइए। जब आप डाल के आएंगे आप मनी मन प्रार्थना करेंगे, और शनिदेव के डायरेक्ट सामने कभी नहीं खड़े होते हैं। अच्छा, तिरछा होकर के आप खड़े होकर के रखें, सामने से तेल नहीं चढ़ाना। सामने कभी भी शनिदेव की पूजा सामने खड़े होकर नहीं होती है। अब बात करते हैं राहु और केतु की। ये दो ग्रह जो हैं, अगर आपकी कुंडली में थोड़ा सा भी आपकी फेवरेबल सिचुएशन में नहीं है और ऐसे किसी घर में जाके बैठ गए और डिग्री थोड़ी टेढ़ी हो गई, तो जो ज्योतिष आचार्य मैंने जिनको सुनता आया हूँ, कई देखा है मैंने, वो कहते हैं कि वो जिंदगी में उत्पात मचा सकते हैं, जिंदगी उथल पुथल हो जाती है। राहु से अगर शुरू करें तो राहु क्या उत्पात मचा सकता है, और क्या वाकई में 18 साल की महादशा होती है?
जी, राहु की 18 की होती है, केतु की 7 साल की होती है। अच्छा। और राहु केतु एक ही दूसरे का बॉडी पार्ट है, ठीक है। और ये कथा जाती है स्वरभानु असुर थे और समुद्र मंथन से। समुद्र मंथन में बहुत सारी चीज़ें निकली बाहर, है ना। हलाल भी निकला जो महादेव ने ले लिया, और वहीं पे अमृत भी निकला। जब अमृत निकला तो उसमें एक मंथन होने लगा कि कौन पिएगा इसको, है ना। और फिर किसी तरह से मोहिनी बन करके विष्णु जी ने वो देवताओं की तरफ देना शुरू कर दिया, असुरों को नहीं दिया। स्वर भानु जो था उसको समझ में आ गया कि ये चालाकी कर रहे हैं, है ना। और ये नहीं समझ में आया कि ये मोहिनी जो हैं ये विष्णु जी हैं, पर वो भी अपना वेश बदल करके देवताओं की कतार में बैठ गए। जब वो देवताओं की कतार में बैठे और जैसे ही उनके पास आया तो उन्होंने अभी एक बूंद पी थी कि सूर्य और चंद्रमा ने ये देख लिया, और उन्होंने विष्णु जी को तुरंत बता दिया कि भाई ये तो असुर है, आपने इनको पिला दिया। तो उसी समय विष्णु जी ने अपना विराट रूप लिया और अपने चक्र से उनका गर्दन काट दी। तो सर अलग हो गया, धड़ अलग हो गया। जो सर है वो राहु है, जो धड़ है वो केतु है। दोनों को अमृत प्राप्त है, दोनों अच्छा, एक तरह से। बूंद पी ली थी। हाँ, पी ली थी। अब उसमें मुंह पे ज़्यादा आई राहु के, है ना। और ये दोनों अगर वैसे देखा जाए तो ये इलेक्टिव ये इंटरसेक्शन के नोडल पॉइंट्स हैं, है ना। मून के और अर्थ के एंड सन के जो इंटरसेक्शन बनता है वहाँ पे, तो नॉर्थ नोड को हम बोलते हैं राहु, साउथ नोड को हम बोलते हैं केतु, इसीलिए इनको छाया ग्रह बोला जाता है। ओके, ठीक है। अब ये तो कहानी थी माइथोलॉजिकल की राहु और केतु का पैदा। अब राहु और केतु ने उसमें, जिसमें कि राहु है, राहु क्योंकि दिमाग, क्योंकि सर है उसके पास। सारे डिसीजंस हम कहाँ से लेते हैं, यहाँ से ऊपर लेते हैं ज़्यादातर, है ना। तो वो सारा कुछ, तो राहु की एनर्जी क्या होती है, इंटेंस एनर्जी होती है, किसी भी चीज़ को प्राप्त करने की एनर्जी होती है, बिल्कुल एकदम से खिंचाव, मैग्नेट की तरह, है ना। तो वो चीज़ें होती हैं। वो उत्पाती भी इसलिए हो जाता है, एक तो धड़े नहीं है साथ में, तो दिमागी दिमाग है, तो दिमाग से ही आप गेम खेल रहे हो सब कुछ कि कैसे क्या हो। इसलिए उसको बोलते हैं कि एनिग्मेटिक प्लैनेट, यानी कि कोई भी चीज़ राहु कभी डायरेक्ट आपको अटैक नहीं करेगा। आपको अटैक करना होगा ना तो इधर 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 से घूमते 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 आप इधर सोचोगे अच्छा ये अभी तो कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, तब तक वो पीछे जाके यहाँ से यहाँ सिचुएशन दिमाग से खेलना शुरू कर देता है। दिमाग से खेलता है ना। तो ये राहु का है। और राहु और केतु ने इसीलिए सूर्य और चंद्रमा को श्राप दिया कि जब भी आएगा वर्ष में जो भी चीज़ होगी और जब भी तुम मेरे सामने आओगे मैं तुमको ग्रसित कर दूंगा, मैं खा लूंगा। अच्छा, है ना, इसलिए ग्रहण पड़ते हैं, है ना। तो वो जो है वो एक हमारे जो एंशिएंट सीयर्स थे, जो हमारे संत वगैरह थे, जिन्होंने इतनी सारी डिटेल्स में ये सारी बात करी, तो उनको उसका ज्ञान था। जो साइंटिफिकली आज हम बात करते हैं इंटरसेक्शन पॉइंट्स की, द नॉर्थ नोड एंड द साउथ नोड। नॉर्थ नोड इज़ राहु, साउथ नोड इज़ केतु। और नॉर्थ नोड में आने में जब सूर्य चंद्रमा अर्थ वगैरह सब एक उसमें आते हैं तो ग्रहण होता है। और ये ऑलरेडी ऋग्वेद में भी इसका मेंशन है ना। तो वेदों के थ्रू, शास्त्रों के थ्रू अगर आप डिटेल्स में देखो तो इतना डिटेलिंग में है कि मुझे लगता है कि आज की तारीख में अगर हमारे शास्त्रों को संस्कृत से अनुवाद करके अंग्रेज़ी या हिंदी या जिस भी लैंग्वेज में करा जाए, आप देखेंगे कि इससे ज़्यादा ज्ञान का भंडार तो और कहीं है ही नहीं, इतनी डिटेल्स में, है ना। हम भूगोल उस समय बोलते थे जिस समय ना टेलीस्कोप था ना कुछ था, धरती गोल, भू मीन्स भूमि, है ना, गोल। तो राहु क्या होता है, राहु क्योंकि सर है, अब होता क्या है कि राहु आपको छलिया है, छलावा करता है, और आपको कभी भी किसी भी चीज़ के लिए डायरेक्टली आपको नहीं एंटाइज करेगा, घुमा घुमा करके पटकेगा भी, तो घुमा घुमा करके पटकेगा। अब राहु कुछ एक प्लैनेट्स में, कुछ एक नक्षत्र में बहुत अच्छे हो जाते हैं, है ना। ठीक है, अभी राहु जाने वाले हैं कुंभ राशि में, अच्छा, है ना। भी चेंज होने वाला है हाँ, 18 मई से राहु कुंभ राशि में जाएंगे। अब कुंभ राशि में जब राहु जाएंगे तो क्या होगा, है ना। बहुत सारे लोगों को बहुत बदलाव होंगे। ये जो शेयर मार्केट अभी इतना डूब रहा है ना, वो एकदम से उछाल लेकर के आना शुरू करेगा वहाँ से, यानी बढ़ेगा। जिसका राहु अच्छा है उसके ऊपर तो पैसे की भरमार होने वाली, बहुत अच्छे यहाँ पे रिजल्ट्स आएंगे। तो राहु क्या करता है, राहु आपको अपने को बैलेंस बनाने की आपको आवश्यकता है राहु के लिए, और आप अपने में बैलेंस बना के कोई डिसीजंस लेंगे तो आप, और कभी भी किसी भी चीज़ को बहुत पैशनेटली ना करके बैलेंस सोच के विजडम के साथ करेंगे तो राहु कभी आपको नुकसान नहीं करेगा, है ना। ओके। तो राहु जैसे होता है पॉलिटिक्स का कारक होता है। अब
बिना राहु की कृपा में के पॉलिटिक्स में नहीं आ सकते। राहु की क्वालिटी ये होती है कि अगर आपके लग्न में राहु बैठा है, आप ये मान के चलिए कि इस व्यक्ति का आप ज़ीरो भी नहीं पता कर सकते, लेकिन वो व्यक्ति जो है आपका ABCD से लेके Z तक का सारा पटापट 2 मिनट में से पता कर लेगा। यानी राहु आने वाले दिनों में जिसका भी राहु अच्छा है बुरा है वो फायदा देगा। जी, राहु जब होता है, राहु नीच का हो जाता है जब आपके धनु राशि में आता है, साउथ इंडियन तरीके से अगेन स्कॉर्पियो में जब आता है। नीच के राहु में ज़रूर थोड़ा सा प्रवृत्ति आपकी जो होती है गुंडागर्दी वाली आ जाती है। तो आप देखेंगे जितने भी पॉलिटिशियंस हैं जिनका क्रिमिनल बैकग्राउंड रहा है, उनका काफ़ी हद तक का राहु जो है नीच का रहा है ना, पर वो आए पॉलिटिक्स में। और पॉलिटिक्स में किस बल पे आए? अपने बाहुबली के बल पे आए हैं, या फिर किसी न किसी छलिया स्वरूप से किसी तरह से भी मैनिपुलेट करके आए हैं। लेकिन जिनका राहु अच्छा होता है और जो पॉलिटिक्स में आए हैं, जैसे आप देखेंगे वाजपेयी जी, है ना, कभी कोई उनके ऊपर उंगली नहीं उठा पाया, किसी चाहे ऑपोजिशन वाले ही हो, तो उनका राहु अच्छा था। तो उनके राहु से वो राहु वैसे वाली भी प्रवृत्ति देता है आपको। तो राहु कैन गिव यू दिस वे और दैट वे, डिपेंड्स ऑन आपका वो क्या कैसा चल रहा है, में कहाँ पर बैठे हैं। जैसे मेरी अभी राहु की दशा शुरू हुई, और राहु की जैसी मेरी दशा शुरू हुई, मेरा राहु बहुत अच्छा है ना, उसने उठाते ही मुझे पटका इंग्लैंड में, यानी मतलब दशा शुरू हुई है, 2-3 महीना नहीं गुजरा था, मैं सीधे, और मेरा कोई जाने का विचार नहीं था, और मैं लंदन में थी। लंदन में भी हाउस ऑफ लॉर्ड्स में मुझे अवार्ड मिल रहा था। अच्छा, अचानक से, मतलब कोई मतलब वो नहीं। और मैं ऐसी हूँ कि मैं किक्ड अवार्ड्स में नहीं जाती, मतलब जो पैसे दे के ले दे करके अवार्ड वाले टाइप के होते हैं, नहीं, मतलब मैं उसके बिल्कुल खिलाफ हूँ। मुझे लगता है कि आपकी विद्या का अपमान है अगर आप पैसे दे करके कुछ अपनी रिकग्निशन ले रहे हैं तो। अच्छा, वहाँ से मैं वापस आई, तो क्योंकि कोविड का टाइम बीत चुका था और हम लोग कहीं बाहर नहीं गए थे घूमने के लिए। मेरी बेटी को बहुत हो रहा था कि नहीं चलो चलो चलो, और उसको न्यूयॉर्क बहुत पसंद है। वहाँ पहुँची हूँ और सडनली कुछ ऐसा कोइंसिडेंस हुआ कि विदिन वी वर देयर फॉर अ मंथ, और 10 दिन के अंदर अंदर में मुझे स्टेट ऑफ न्यूयॉर्क की 5 काउंटीज से अवार्ड मिला। अच्छा, मतलब देवर लाइक कि आप हैं यहाँ पे, तो ऐसे कैसे कि हम आपको रिकग्नाइज नहीं करें, है ना, वी हैव टू। मेरे पास कपड़े नहीं इंडियन, है ना, मैंने सोचा इंडियन स्टोर से जाकर, तो हम जिनके घर पे रह रहे थे, तो वेरी क्लोज फैमिली फ्रेंड्स, तो उनका साइज़ मेरा साइज़ सेम था, तो उनके सूट्स पहन करके मैं गई अवार्ड लेने के लिए। तो राहु ये कराता है आपको, अचानक से आपको ऐसी चीज़ें दिलवा देता है जो आप सोचते भी नहीं। हाँ, फॉरेन एरिया का लॉर्ड है, तो आपके फॉरेन ट्रिप्स बहुत होते हैं उस टाइम पे। आपके अगर राहु बहुत अच्छा है, तो अगर आप बिज़नेस में हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में, तो आपका बहुत फलता है उस टाइम में। पॉलिटिक्स में है तो आपको इंटरनेशनल नेम फेम मिलने शुरू हो जाता है। कहीं क्योंकि डरा जाता है कि राहु की दशा चल रही है, 18 साल की है या किसी की हो सकती है, तो क्या राहु सबको तकलीफ देते हैं? नहीं, अमूमन आप देखेंगे तो राहु जनरली तकलीफ ज़्यादा देता नहीं है। गलत किंवदंती है लोगों को ये करने की कि हाँ, जिनका ख़राब है तो फिर परेशानी तो बहुत करता है। पेट का कारक होता है, ऑपरेशन करा देता है पेट में, चीर फाड़ करवा देता है राहु, है ना। ऐसा नहीं कि मतलब शांति से बैठा देगा आपको या ये कर देगा। तो राहु इंटेंस होता है, बहुत इंटेंस। आपको लॉसेस दिलवा देगा, तो ऐसे इनडायरेक्ट वे से लॉसेस दिलवा देगा कि आपको समझ में नहीं आएगा कि ये लॉसेस मुझे यहाँ से कैसे मिल गए, ये तो एक्सपेक्टेड ही नहीं था कि ये मिलेंगे। तो उसके लिए निवारण बहुत ज़रूरी होता है। राहु के लिए तो राहु शांति हवन करना चाहिए, मछलियों को दाना खिलाना चाहिए। तो नॉर्मली जब मैं राहु के लिए रेकमेंड करती हूँ तो मैं बोलती हूँ एक्वेरियम आप घर पे रख लीजिए, मछलियों को आप पालिए, या पॉन्ड आपके घर पे अगर है फैसिलिटी तो आप पॉन्ड में मछलियाँ रखिए, उनको पालिए। और उससे भी बड़ी रेमेडी राहु की होती है और बहुत ट्राइड एंड टेस्टेड है कि जो मछली मार्केट होता है ना, तो मछली मार्केट में कुछ मछलियाँ जिंदा मछलियाँ भी बेची जाती हैं। आप थोड़े से एक बकेट में पानी डाल के अपने साथ लेके जाइए, 1 या 2 मछली आप खरीद लीजिए, वो ले जाके किसी तालाब में या किसी नदी में शनिवार की रात्रि, मतलब जितना लेट हो उतना अच्छा, बिकॉज राहु डार्क एनर्जीज है ना, तो संध्या के बाद सारा राहु एक्टिवेशन हो जाता है। वो जाके आप उसको प्रवाहित कर दीजिए। जब आप उसको मछलियों को नदी में डालेंगे या तालाब में डालेंगे, तो आपने ये प्रार्थना करनी कि हमने आपको जीवन दान देने की कोशिश की अपनी तरफ से। आपसे बस ये प्रार्थना है कि आप जो है हमें मेरी परेशानियों से मुझे मुक्त करा दीजिए। ये ब्लेस, हाँ, ये ब्लेस करते हुए जाएंगे। आप ये करके देखिए, आपको कैसे फ़ायदा नहीं होगा। राहु बिल्कुल पलट के आपको बेनिफिट करने लगेगा। कुछ नहीं हो तो मेंटल शांति आपको मिलनी शुरू हो जाएगी। सैटरडे टू सैटरडे आप ये अगर करते हैं, और 18 साल का होता है, तो अगर आप सारे सैटरडेज नहीं कर सकते, एटलीस्ट एक सैटरडे आप करिए महीने के। हाँ,
महीने के एक सैटरडे कर लीजिए, बांध लीजिए। वो जीवन दान आपने उस प्राणी को दिया तो आपने बहुत बड़ा पुण्य का काम किया। जौ के है उपाय ना? भी सुनते हैं। जौ के भी करते हैं, उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, एक आता है मेटल रांगा। इट इज़ अ मिक्स्ड मेटल, अच्छा। है ना? तो वो मिक्स मेटल होता है। अब रांगे की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है? रांगा जो होता है राहु का कारक होता है, राहु और केतु के, उसके यंत्र बनाते हैं। तो 54 यंत्र राहु के 54 कॉइन रूप में बन के आते हैं, सेट आता है पूरा। आप उसको अपने से वार के और आप सैटरडे को जाके उसको नदी में प्रवाहित कर दीजिए। अब बोलते लोग नदी में सिक्के नहीं डालने चाहिए, ये नहीं, लेकिन रांगे की प्रॉपर्टी क्या है? देखिए, जो भी हमारे ना शास्त्रों में जो बताए गए हैं उपाय, उसके पीछे बहुत बहुत डीप कारण होता है। रांगे का एक तो वो जल में डिज़ोल्व हो जाता है, खत्म हो जाता है, जल को शुद्ध करता है। तो दोनों ही चीज़, मतलब आपने क्या करा, मछलियों के लिए वो जल शुद्ध कर दिया, आपने वो निवारण करके डाला, है ना, राहु का रिप्रेजेंटेशन। तो वो वहाँ पे कोई कलेक्शन नहीं हुआ मेटल का, वो अपने आप ही डिज़ोल्व होकर ख़त्म हो गया जल में और जल को शुद्ध भी कर गया। तो मछलियाँ क्या कर रही हैं? दे आर फीडिंग इन दैट नीट एंड क्लीन वाटर, है ना? तो वो बेनिफिट हो रहा है राहु का। और जौ जो होता है राहु रिप्रेजेंट करता है। महादेव राहु के और शनि के अगर गुरु हैं तो देव हैं, तो महादेव हैं। दोनों के उपाय के लिए हम महादेव की बोलते हैं पूजा करिए आप। अब राहु के लिए क्या करना है? आपने जौ लेने, 1.25 किलो जौ लीजिए, अपने से उतारा करके आप जा करके आप शिवलिंग पे डाल दीजिए। तो वो शिवलिंग पे जब डालेंगे सैटरडे को, मनी मन प्रार्थना करें कि हमारे जो भी मतलब नेगेटिविटी है लाइफ की, तो वो हम आज आपको समर्पित कर रहे हैं कि आप मतलब हमारा उद्धार करिए। क्योंकि राहु और केतु ऑल्सो ना सर्पेंट स्नेक है, तो उसका वो कट, तो शिव जी के तो वैसे ही वासुकी बैठते हैं, राजा बैठते हैं नाग के, तो वो वहाँ पे बैठने से तो वो क्या होता है कि राहु वैसे ही कंट्रोल हो जाता है, शांत हो जाता है। चंदन को घिस करके और उसका जो आप अभिषेक करते हैं शिवलिंग पे, राहु शांत होता है उससे। चंदन आप माथे में लगाइए, कंठ में लगाइए, नाभि में लगाइए, राहु शांत होता है उससे, है ना? आप कुछ भी थोड़ा सा चंदन के साथ हल्का सा इत्र लगा के वो करिए तो उससे बेनिफिट होता है आपको लाइफ में। दूसरा जो उपाय होता है जौ का होता है। जौ में जैसे आप गाय को चारा खिलाइए जौ का, अच्छा। राहु शांत होता है। अब गाय क्या होती हैं? गौ माता, उसमें सारे 33 करोड़ देवी देवता भी हैं और उसमें सारे ग्रह भी समाहित हैं। और जब आप गाय को खिलाते हैं, वो जो एनर्जीज गाय की होती हैं बहुत पावरफुल होती हैं। और वो आप गाय जैसे जैसे आपके हाथ से वो जौ खा रही है और उसकी जिवा आपके हाथ में लगती जा रही है, वो राहु को क्लीन, मतलब आपके हाथ में भी तो सारे प्लैनेट्स हैं ना जी। तो गाय की जिह्वा से जब वो चाटने से जब वो एक्टिवेशन हो रहा है, तो नेगेटिविटी हट जा रही है यानी और हाथ से सकारात्मक। हाथ में लेके जौ को हाथ आप में लेके गाय जौ को को आप खिलाइए, गुड़ खिलाइए आप गाय को। आप देखिए वो जैसे जैसे वो उसको चाटेगी आपके हाथ को, आपका राहु के आपके सारे ग्रह ठीक होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि दैट नेगेटिविटी इज गॉन फ्रॉम देयर, यू नो, फ्रॉम योर अच्छा, पाम। मैंने देखा है लोगों को कि गाय को हाथ से यूं गुड़ क्योंकि आपके खिलाते हैं। सारे पाम में सारे तो ग्रह हैं, सारे प्लैनेट्स हैं, तो गौ माता ने वो स्पर्श किया। अब जैसे हम गाय के उपले, कई लोग बोलते हैं ना कि गाय का क्या, अरे उपलों में तो साक्षात लक्ष्मी जी है, गाय के गोबर में इतना शुद्ध है। पर ये राहु के लिए भी है। गाय को राहु आप जौ खिलाइए तो राहु ठीक होता है। महादेव में जौ अर्पित करिए, राहु ठीक होता है। आप जल में जौ को अगर आप विसर्जित करते हैं अपने से उतारा करके, उससे राहु ठीक होता है। और वो जब जौ जा रही है जल में, वो कहीं पे भी जाके वो बीज ही तो बोएगी, बीज बोएगी तो फसल उगेगी, और किसी ना किसी को या तो मछलियाँ खा रही हैं उसको, या फिर जीव जंतु खा रहे हैं, या कोई और खा रहा है, तो उससे उसका बेनिफिट ही हो रहा है ना। तो ये सारी चीज़ें दिन शनिवार अगर आप करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि शनिवार के दिन जाके। राहु इज प्राइमली सैटरडे, शनि का एक प्रतिरूप हम छाया रूप मानते हैं राहु को, केतु को हम मंगल का प्रतिरूप मानते हैं। और राहु के साथ क्या होता है, राहु और केतु दोनों अपनी एनर्जीज अपने घर में बैठ करके उतना नहीं देते, क्योंकि छाया ग्रह होते हैं, वो इन्फ्लुएंस करते हैं जो उनके साथ प्लैनेट्स पड़ जाते हैं। अगर मान लीजिए शनि बैठ गया राहु के साथ, है ना, तो वो थोड़ा एग्रीवेशन ले आता है ना। दोनों ही उद्दंडी प्लैनेट्स हैं, है ना, क्रूर ग्रह हैं। तो अगर अच्छे नहीं हैं तो क्रूरता लेके आ जाएंगे, और अच्छे हैं तो बेटरमेंट लेकर के भी आ जाएंगे। और केतु के साथ में भी यही होता है, ऐसे ही है। हाँ, केतु थोड़ा सा मोक्ष का कारक होता है, केतु थोड़ा डिफरेंट हो जाता है ना। केतु थोड़ा धर्म की तरफ ले जाता है। हाँ, धर्म की तरफ लेके जाता है, लेकिन चिड़चिड़ा भी बनाता है आपको, रेस्टलेस भी करता है। उसका भी कारण है, बताऊंगी। पर राहु में जैसे मैंने आपसे बोला उपाय आप कर सकते हैं। राहु का शांति मंत्र होता है ओम भ्राम प्रेम भ्रौम सह रावे नमः।
आप दोबारा बताइएगा एक बार। ओम भ्राम ह्रीम भ्रौम सह रावे नमः। इस मंत्र का आप जप करिए। कब? निरंतर जप करिए, सैटरडे से शुरू करके रोज़ाना जप करिए, चंदन का तिलक लगाइए, जप करिए। शिवलिंग पे आप थोड़े से जौ जब डालते हैं, आप जल लेकर के आप जब डालेंगे तो आपने पहले जौ डाल देना है, उसके बाद जल लेके अपना नाम लेना है, अपने गोत्र का नाम लें और एफर्मेशन के साथ कि मेरी ये परेशानियां जो भी हैं, मैं आज इनकी मुक्ति के लिए भगवान आपको ये अर्पित कर रहा हूँ, मुझे आपका सहारा चाहिए, या जो भी प्रेयर्स आपकी हैं आप उसको डालिए, लेकिन नाम और गोत्र बोलना ज़रूरी है। तो उससे क्या होता है, वो एफर्मेशन बिल्कुल सटीक हो जाती है कि इस अमुक नाम का व्यक्ति, अमुक गोत्र का व्यक्ति अमुक दिन आ करके आपके यहाँ पे आपको स्पर्श किया। उसके बाद शिवलिंग का बड़ा इंटरेस्टिंग होता है कि शिवलिंग में पूरा शिव परिवार वासित है। ठीक है, शिव जी की पुत्रियाँ भी थी, अगर आपको पता है तो। आपको कितनी पुत्रियों का ज्ञान है? 6। हाँ, उनकी टोटल 6 पुत्रियाँ थी, तो 5 नाग पुत्रियाँ थी और एक अशोक सुंदरी थी, और वो सबका वास शिवलिंग में है ना। पार्वती माँ का भी वास है, ब्रह्मा विष्णु महेश का भी वास शिवलिंग में है, पार्वती माँ का भी वास है, गौरी का वास है, कार्तिकेय का वास है, आपका गणपति का वास है, और 5 पुत्रियों का वास है, 6 पुत्रियों का वास है। जो अशोक सुंदरी का स्थान होता है जहाँ से जल निकासी होती है, जलाधारी जो होती है, तो आपने क्या करना है, आपने एक बेलपत्री लेनी है। बेलपत्री में चंदन से ओम नमः शिवाय तीनों पत्र में करके, बेलपत्री ऊपर एक शिवलिंग के ऊपर और एक अशोक सुंदरी के स्थान पे, जब अशोक सुंदरी के स्थान पे आप रखेंगे, प्रार्थना करके जो आपके प्रॉब्लम्स हैं उन प्रॉब्लम्स को बोल के कि मेरा इससे निवारण हो, आप देखेंगे आपका जो भी राहु हो, शनि हो, वो सारा रिजॉल्व होना शुरू हो जाएगा। तो मैम अब केतु की अगर बात करें तो केतु कितना परेशान कर सकता है और केतु किस तरह से जा सकता है? केतु क्या होता है ना, कोई भी क्या है, धड़ है। जब केतु धड़ है मीन्स दिमाग तो चला गया, अब दिल है, दिल के साथ तो अब केतु हमेशा कोई चीज़ ढूंढता रहता है कि भाई क्या हुआ, है ना, मतलब कुछ तो चीज़ है जो चीज़ नहीं है। तो वो जो रेस्टलेसनेस होती है ना, वो केतु की वजह से आती है। जो इंसान ना परेशान 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 रहता है तो वो केतु कराता है। लेकिन केतु मोक्ष का भी कारक है ना। अमृत मिल गया, दिमाग चला गया, तो मतलब आप क्या हो, आप बिल्कुल पीस में हो, यू कनेक्टेड विद द सुपर डिवाइन, बिकॉज अब आपका दिमाग कौन सा आ गया, आपका डिवाइन वाला दिमाग आ गया। तो वो आपको मोक्ष की राह में आगे अग्रसर करता है, धर्म की तरफ आगे बढ़ाता है कि आप जितना धर्म कर्म के कार्य करोगे, जितना दिल है ना, दिल तो साफ होता है। दिल तो दिल क्या समझाएगा, साफ साफ चीज़ें समझाएगा कि भाई गलत करा, अमृत वो ले लिया, छल नहीं करना चाहिए था, सही रहना चाहिए था, है ना, अब ईश्वर की शरण में जाना चाहिए। तो जितना ऐसी चीज़ें होते जाएंगी वैसे वैसे केतु आपका ठीक होगा। केतु का दूसरा क्या होता है, कोई भी चीज़ तीसरी बार में जाके देता है। जैसे कि आपने इंटरव्यू देना है, केतु आपका वहाँ प्रभावित कर रहा है, तो फर्स्ट अटैम्प्ट शायद नहीं होगा, सेकंड नहीं होगा, तीसरे में आप हो जाएंगे। अच्छा, तो एनी रिजल्ट दैट केतु विल गिव ऑन द थर्ड अटैम्प्ट। तो वो केतु का 3 का चक्कर चलता है अपना लाइफ में, साइकिल में चलता है ना। और केतु के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको अगर केतु अपना ठीक करना है तो आप पूजा पाठ करिए, आप अच्छे धर्म कर्म के काम करिए, अच्छे इंसान बन के रहिए। केतु कितना ही खराब क्यों ना हो, वो आपको बेनिफिट देगा, है ना, आपको धर्माचार्य टाइप का बना देता है केतु। अगर जिसका अच्छा होता है वो केतु आपके जीवन में आपको मतलब गुरु के सानिध्य की तरह ही, या गुरु के साथ उस लेवल पे पहुंचा देता है। और केतु वाले लोग अगर मेडिटेट करें या ध्यान करें, योग करें, तो इतनी सुंदर अनुभूति, अच्छे अच्छे धर्माचार्यों को जो आजकल टीवी में आते हैं उतना नहीं होता होगा जितना केतु, जिसका साधारण व्यक्ति का भी केतु अच्छा है और वो करे। स्पेशली जब लग्न में केतु हो, 12वें भाव में केतु हो, अष्टम में केतु हो, तो आप ये जान लीजिए कि केतु जो है आपके जीवन में मोक्ष का कारक बन के आ रहा है। 6ठे में केतु हो, आप कोशिश तो करिए और आप थोड़ा सा भी मेडिटेट करने की कोशिश करिए, पूरे विश्व के लिए शांति की पूजा करिए। आप देखिए केतु कैसे नहीं आपको। तो ये क्यों कहा जाता है कि जैसे आपका राहु केतु गड़बड़ है, ये कहा जाता है ना राहु केतु, क्योंकि वो एक दूसरे के साथ ही है ना, एक दूसरे के आमने सामने ही है। अच्छा, है ना, तो राहु अगर नीच का है तो केतु भी नीच का होगा, राहु उच्च का है तो केतु भी उच्च का होगा। अच्छा, मतलब जो राहु का इम्पैक्ट होगा उसके साथ में केतु का भी इम्पैक्ट, लेकिन दोनों का नेचर अलग होगा। अच्छा, राहु इज लाइक इंटेंस। राहु जैसे लग्न में जब आता है, तो राहु लग्न में जब आएगा तो आपकी पर्सनालिटी में चेंजेस लेके आएगा। जैसे आप सडनली हेयर स्टाइल चेंज कर लोगे,
बाल काले हैं तो सफ़ेद कर लोगे, या सफ़ेद हैं तो काले कर लोगे, या भूरे कर लोगे, या कुछ भी कर लोगे, है ना। आप सडनली बियर्ड नहीं रखते हो, बियर्ड रखना शुरू कर दो, मतलब दैट काइंड ऑफ चेंज राहु डज। राहु विल ऑल्सो मेक यू, जो करता है एडिक्शन का कारक होता है। तो राहु जो है, जैसे आपने सिगरेट नहीं पी है, हो सकता है ये 18 साल में आपको एडिक्शन हो जाए सिगरेट पीने का। आप दारू नहीं पीते हो, दारू पीने का एडिक्शन हो जाए। एनीथिंग जो भी ज़बान से रिलेटेड वाइसेस होते हैं, जैसे कि गाली गलौज, गलत वाली प्रवृत्ति वाले ना, आप गाली गलौज करना ज़्यादा शुरू कर दोगे। आप जो है किसी भी चीज़ का एडिक्शन लेकर के आता है, आप जैसे नशा करना शुरू कर दोगे। नशे में सिगरेट भी हो सकता है, पान पराग भी हो सकता है, मतलब तम्बाकू भी हो सकता है, अल्कोहल भी हो सकती है, कुछ भी। ये राहु कराता है। और केतु क्या कराता है? केतु आपको थोड़ा सा वैराग्य की तरफ लेके जाता है, विरक्ति दिलाता है, डिटैच कर देता है। डिटैच कर देता है। राहु जितना घुसता है किसी भी चीज़ में कि ये करना है, ये करना है, अब राहु को इसी को मैनिपुलेट कर लो। जैसे कि अगर राहु चल रहा है किसी का और पता है कि भैया राहु में कोई ना कोई एडिक्शन होगा, तो आप अच्छी चीज़ों को करने का एडिक्शन लो। पेंटिंग करना चाहते हो, पेंटिंग का ले लो, है ना। आपको धन कमाना है, धन कमाने का एडिक्शन करो, है ना। आपको कोई भी चीज़ काम करना है, उस चीज़ में ले जा करके उसको कन्वर्ट करना शुरू कर दो, है ना। तो वो आपको फ़र्क पड़ना उसका शुरू हो जाएगा। ये एक फ़र्क आता है राहु में। लेकिन राहु ये चीज़ कर, अब केतु क्या कराएगा? केतु कराएगा कि आपको थोड़ा सा विरक्ति की तरफ ले जाएगा। केतु मान लीजिए सप्तम भाव में आपके है, सप्तम भाव होता है विवाह का कारक। आपको वैवाहिक जीवन में विरक्ति ले जाएगा, आपको इंटरेस्ट ही छूट जाएगा कि मुझे कुछ करना है नहीं करना है ना। आपका 5th हाउस में अगर केतु बैठा हुआ है, पढ़ाई लिखाई से विरक्ति होनी शुरू हो जाएगी, है ना। कुछ भी नहीं करना का मन करेगा, ये नहीं करेगा। 6ठे में बैठा है तो आप अपनी हेल्थ की तरफ ध्यान नहीं देंगे बिल्कुल भी, है ना। बिल्कुल उस चीज़ से बिल्कुल हो जाएंगे, या कर्जे वर्जे कुछ भी पड़े हुए हैं तो लेट इट बी, मतलब आपको उससे कोई मतलब ही नहीं रहेगा। लेकिन केतु को ठीक करने के लिए जब जैसे आप अध्यात्म की तरफ जाते हैं, केतु करेक्शन मोड में आ जाता है। यानी केतु के उपाय होते हैं? बिल्कुल होते हैं। केतु का सबसे बड़ा उपाय है कि आप अध्यात्म में जाएं, आप पूजा पाठ करें, आप थोड़ा सा मेडिटेट करें, ध्यान करें। उससे बड़ा कोई उपाय ही नहीं है केतु का। और केतु का जो दूसरा रिप्रेजेंट करता है केतु को, वो है श्वाक, यानी कि कुत्ता। अच्छा, है ना। तो कुत्तों की सेवा करना बोलते हैं, और वो भी ब्लैक एंड वाइट कलर हम केतु को इंडिकेट करते हैं। तो जो केतु होता है स्किन का भी कारक, तो आप जो स्किन की जो जितने भी, हाँ, स्किन के जो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, डर्मेटोलॉजी वाले हॉस्पिटल्स वगैरह होते हैं, वहाँ आप दान कर दीजिए। यानी कुष्ठ रोग मेडिसिन दे दीजिए, दान कर दीजिए, या कुष्ठ आश्रम में जा कर के दान करिए, उनके लिए सेवा करिए, जो लेप्रेसी पेशेंट्स हैं उनकी। तो उससे आपका केतु ठीक होगा। आप गरीबों को सफ़ेद और वाइट कंबल दान करिए, उससे आपका केतु ठीक होगा। आप कुत्तों की सेवा करिए, है ना। काले सफ़ेद कुत्ते जो पैचेस वाले डॉग्स होते हैं, है ना, उनकी, ये नहीं कि डालमेशन की करनी शुरू कर दी, है ना। डालमेशन तो वैसे ही सुखी है ना, वो तो पता नहीं कौन से अच्छे कर्म लिखा के आए हैं। लेकिन जो स्ट्रे डॉग्स होते हैं और उनकी, काले सफ़ेद कुत्ते हैं, उनकी सेवा करिए, या नॉर्मल स्ट्रे डॉग्स की सेवा करिए, या उनके मेडिसिन के लिए जैसे MCD वगैरह के होते हैं, जो हॉस्पिटल्स होते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, वहाँ पे भी दान आप कर सकते हैं। या नॉर्मल चैरिटेबल, जैसे यहाँ पे दिल्ली में भी एक फ्रेंडिकोज है ना, डेफ कॉल में, तो आप वहाँ पे जाके दान कर दीजिए। उनके यहाँ तो इतने स्ट्रे डॉग्स के फ्री में इलाज होते हैं, सब कुछ होता है। तो ये, इससे आपका केतु ठीक होता है। तीसरा होता है केतु ठीक आपका काले और सफ़ेद तिल को रिप्रेजेंट करता है। तो थोड़ा सा एक मुट्ठी भर या एक चम्मच भर काले सफ़ेद तिल लेके अपने से वार करके आप नीचे पार्क में ऐसे डाल दीजिए, ताकि चींटियाँ उनको खा पाएँ। अदरवाइज बोलते हैं नारियल जो होता है ना, नारियल का उसका हेड आप काट दो, उसके अंदर आप काले सफ़ेद तेल और शक्कर बूरा वगैरह भर के उसको ऊपर से टॉप बांध करके, उसको मौली से बांध के थोड़ा गड्ढे के अंदर खोद के उसके अंदर डाल के दबा दीजिए, है ना। ये केतु का उपाय होता है बेस्ट वेडनेसडे और संडे को करना, है ना। केतु के गुरु होते हैं गणपति, गणपति की आप आराधना करिए तो केतु आपका ठीक होना शुरू हो जाता है। तो ये अपने छोटे छोटे से उपाय करने, तो वो उसका पर्पस क्या होता है कि वो कोई अंधविश्वास नहीं है, अगेन उसका लॉजिक है कि आपने वो नारियल अंदर गाड़ा तो धीरे धीरे चींटियाँ खाएंगी उसको, या और भी जीव जंतु हैं वो धीरे धीरे खाएंगे। आपने एक तरह से एक भोजन की सामग्री उनके लिए निकाल के रख दी, एक भंडारा करा दिया। हाँ, उनका भंडारा करा दिया। तो जैसे जैसे वो खाते जाएंगे वैसे वैसे आपका केतु ठीक होता जाएगा। तो केतु के तो बहुत अच्छे अच्छे से उपाय हैं, और केतु का बस ये होता है कि आपको डिसिप्लिन में अपने को लेके आना होता है कि मैंने करेक्शंस करना है, मैंने नेगेटिविटी में नहीं जाना है। तो यानी राहु केतु और शनि तीनों से जितना डर दिखाया जाता है उतना डरना नहीं है। उसके बहुत सारे उपाय हैं भाई, आपके बाकी भी तो प्लैनेट्स हैं, कुछ कर्म आपके भी तो करेंगे। ऐसा थोड़ा है कि एक ही, अब घर में एक बच्चा बहुत ही दुष्ट हो
तो केवल उस बच्चे की वजह से थोड़ा, लेकिन बाकी भी तो होंगे ना, माँ बाप हैं, दादा दादी होंगे, नाना नानी होंगे, बाकी भाई बहन होंगे, तो वो सारे लोग भी, किसी का सौम्य प्रवृत्ति होगी, किसी की शांत होगी, किसी का थोड़ा सा टैलेंटेड अलग लेवल में होगा। एक ही अगर दुष्ट है तो उसकी वजह से पूरा घर तो बर्बाद नहीं होगा ना। हाँ, परेशान ज़रूर होगा, लेकिन उसको समझाने के लिए बाकी घर के सदस्य हैं कि भाई ऐसे मत कर, ये मत कर, है ना। तो वो धीरे कभी समझेगा, कभी नहीं समझेगा। थैंक यू, आपने इतना समय दिया